आया था जिसकी वजह से सर मैंने आपको पूछा था उस दिन, हुँ, है ना? हुँ। क्या वो मैम पता क्या कहती, बस मेरे को तो एस्ट्रोलॉजी करनी है। मुझे ना ऐसा टीचर बताओ कि मुझे 2-3 महीने में मतलब कि मैं पक्की एस्ट्रोलॉजर बन जाऊँ। हमारे पीछे वाली गली में रहते हैं वो। तो मैंने कहा ऐसे कैसे, मतलब 2-3 महीने, 6 महीने में कैसे एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे? मैंने कहा आपको। हैं, बोल दो कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करो, जो वो आके सिखा देंगे आपको 2-3 महीने में। सीरियसली वो स्कूल में मैथ्स टीचर है प्राइवेट स्कूल में, और मुझे सीधा ही कहते मैडम बस ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, और उसमें मुझे ऐसा मतलब कि कोई टीचर बताओ कि मतलब कि मैं पूरा प्रॉपर जैसे प्रोफेशनल चार्ट स्टडी करने शुरू कर दूँ। मैं हैरान, मैंने कहा मैंने ऐसे ही 7 साल निकाल दिए और ये 6 महीने में मैडम माँग रही है। तो मैंने कहा मैडम सर तो है, मेरे टीचर तो है, लेकिन वो 6 महीने में इतना प्रोफेशनल तो आपको वो खुद से तो करवा देंगे, लेकिन आप नहीं हो पाओगे। 6 महीने में पढ़ाई तो हो जाएगी। हाँ, वही मैंने बोला फिर 6 महीने में पढ़ाई तो हो जाएगी, लेकिन आप मतलब कि जैसे आप बोल रहे हो भी मैं चार्ट स्टडी प्रोफेशनली जैसे ऑफिस वगैरह खोल के बैठ जाऊँ, तो सर वो तो एक अभी मतलब कि मैं तो मान ही नहीं सकती, क्योंकि जब आप चार्ट स्टडी करना स्टार्ट करते हो, बेसिक करते हो, तो आपको जो एडवांस लेवल का होता है, वो नहीं आता होता, तो आप सिर्फ वो चीज़ें देखते हो भी राशि क्या कह रही है, ग्रह बैठा है, तो वो क्या कह रहा है। वो जो एडवांस में हम इतना कुछ करते हैं, वो तो होता ही नहीं है फिर। देखो, कहने को आप एडवांस कह लो, लेकिन एडवांस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें करते-करते आपको बहुत टाइम निकल जाएगा। बिल्कुल, हाँ, सर जो एस्ट्रोलॉजी जब मैंने स्टार्ट की थी ना, मैं आपको ऑनेस्टी से बताती हूँ, तो मुझे पता है क्या लगता था? भी 6 महीने, साल में मैं फुल्ली ट्रेन्ड हो जाऊँगी, हुँ, ठीक है जी? लेकिन जिस हिसाब से मैंने, क्योंकि आपसे मैं बाद में कनेक्ट हुई थी, पहले मैं किसी और से लेती थी क्लासेस, हुँ। उन्होंने ना बेसिक, एडवांस और डिप्लोमा कोर्स ऐसे अलग-अलग टॉपिक्स को बाँटा हुआ था कोर्सेज़ के अंदर, टॉपिक्स थे बट जैसे वो अलग से बाँट रखा था उनको। रेमेडियल अलग, और उसमें कुछ नहीं बताते, रेमेडीज़ के नाम पे फिर आपसे 15-20 हज़ार रुपए ले लेते हैं, लेकिन बताते कुछ भी नहीं है। ये रेमेडी चीज़ें का तो मैंने, रेमेडी का तो लेना भी नहीं चाहिए वैसे तो मैं बताऊँ। सर वो तो लेते हैं, पैसे तो लेते हैं, लेकिन मतलब कि बताते कुछ भी नहीं है। अब जितनी भी रेमेडीज़ सीखी है मैंने, वो आपसे सीखी है मैंने, वहाँ पहले जो सीखी थी, वो तो कुछ बता ही नहीं रहे थे मतलब कि। देखो, रेमेडी काम करने के ना 2 तरीके होते हैं। या तो आप ग्रहों की फुल्ली ग्रहों की रेमेडी दो, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। ग्रहों की रेमेडी तब काम करेगी तब आपने इनकी कोई सिद्धि साधना कर रखी हो। वो क्यों आपके लिए काम करेंगे ये बताओ? हाँ जी, हाँ जी। जो मैंने आपको भोग प्रसाद बताए हैं, जब आप उन्हें देना शुरू करोगे और उसके साथ आप ग्रहों की भी रेमेडी दोगी ना, तो भी जो है काम चलना शुरू हो जाएगा। साथ में जो है जिनकी आप पूजा करते हो, मान लो आप भद्रकाली की पूजा करते हो, साथ में भद्रकाली की जी का जो है उपाय बताओ, ठीक है? हुँ, तो कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाएँगे लोगों के। हुँ, इसीलिए कोई ना कोई शक्ति साथ में होनी बहुत ज़रूरी है। हुँ। वही ना, मतलब कि इमीडिएट तो कोई भी चीज़ रिज़ल्ट नहीं देती आपको। हुँ। अब सर इस प्रोफ़ेशन में मैं 2019 फ़ेब में आ गई थी, सीखने लग गई थी, मुझे याद है। और आज देख लो अब 25 हो गई है, और अभी तक भी मतलब कि मैं आपसे सीख रही हूँ। और अभी अब धीरे-धीरे मन बना रही हूँ कि मैं शॉर्ट वीडियोज़ डालना शुरू करूँ, ताकि कोई लोग लाइव जुड़े हमसे, कुछ देखें हमारा। तो चलो ज़्यादा नहीं तो सर मतलब कि मैं तो इतने चार्जेज़ भी नहीं लेती हूँ। बट ये है अभी 1-2 चार्ट डेली के आने शुरू हो जाएँगे ना, तो और ज़्यादा ग्रिप हो जाएगी अपने काम के ऊपर। उसमें रीज़न एक और है कि जब डेली चार्ट्स आएँगे ना, हाँ जी, जय माता दी। जब डेली चार्ट्स आएँगे ना, हाँ जी सर। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएँगे, आप 1 मिनट नहीं लगेगी देखने में। हाँ, ये सही बात है। जब रिवीजन होता रहता है, आपको याद आएगा, अरे हाँ, उसका भी तो ऐसे ही केस था। हुँ। उसका तो ये यहाँ पे बैठा था, उसका ये यहाँ पे बैठा था। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, हाँ जी सर। तो प्रैक्टिस तभी होती है जब केस आते हैं। ऐसे कहाँ प्रैक्टिस करोगे? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है? तो एक एग्ज़ाम्पल मैं आज के उसमें भी ले लूँगा।
क्योंकि थोड़ा-सा महादशा का, अंतरदशा का इनका बताना है ना, तो आज इसमें हाँ जी, थोड़ा-सा हाँ जी। एग्ज़ाम्पल लूँगा, क्योंकि ये जो नए लोग जुड़े हैं, इन्हें भी तो थोड़ा महादशा का पता होना चाहिए ना, मतलब दशाओं का पता होना चाहिए, हाँ, कैसे-कैसे बिल्कुल, चलता बिल्कुल। रहता है। बस इसका यही है कि भई देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट्स आएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, फिर अपना जो है अपना आपका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा आना शुरू होगा। रेमेडी आप देते हो, रेमेडी काम तभी करेंगी तब आप जाप अच्छा करो, ठीक है? हुँ, क्योंकि ग्रह ऐसे किसी के लिए काम नहीं करते हैं, वो बाध्य नहीं है आपका जो है काम करने के लिए। जो मैंने हाँ जी, हाँ जी। भोग वाला सिस्टम आपको बताया, वो भोग दो, उन्हें मनाओ, उन्हें रिझाओ, उनके स्तोत्र का पाठ करो, तो जब वो धीरे-धीरे आपके जो है साथ आना शुरू हो जाते हैं। हुँ। उसका रीज़न वही, उसका सिम्पटम वही है कि आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, हाँ, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है? हुँ, तो ये उसके सिम्पटम हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है ना? चलिए, हाँ तो जी। भगवान का नाम लेकर आज की क्लास शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। ओम गुरु। जय ओह! गुरु। जय माँ। जय माँ। जय जय गुरु। जय गुरु। जय हो। जय हो नवग्रह महाराज की। आज का जो टॉपिक है वो है दशाओं का, ठीक है? दशा। दशा का जो शाब्दिक अर्थ है, आप देखोगे, जो दशा है, दशा का मतलब क्या होता है? दशा का अर्थ क्या होता है? स्थिति, ठीक है? बोलते हैं ना शनि की दशा चल रही है, तो दशा का जो स्थिति, शाब्दिक अर्थ है वो है स्थिति स्थिति, सर, ठीक है? तो यहाँ पे ग्रहों की कंडीशन। स्थिति क्या है, समय की स्थिति क्या है, घटना की स्थिति क्या है, तो यह इसका मतलब यही है कि भाई स्थिति देखना। आज के मॉडर्न टाइम में इसे बोला जाता है कि भाई टाइम देखना, कि भाई टाइम किसका चल रहा है, ठीक है? मरकरी का चल रहा है, जुपिटर का चल रहा है, सैटर्न का चल रहा है, वो सब चीज यही देखते हैं। लेकिन हिंदी की जो एस्ट्रोलॉजी की बात है, वो अपने अंदर कई भाव छुपा के रखता है शब्द जो, ठीक है? दशा जो है टाइम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, दशा स्थिति को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? लेकिन अगर हमने बोल दिया टाइम, टाइम केवल यहाँ पे टाइम को ही रिप्रेजेंट करेगा, दशाएं नहीं बताएगा, सिचुएशन नहीं बताएगा वो। तो इसीलिए हिंदी हिंदी का एक सुंदर ये भी है कि जो बच्चे हिंदी में एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं उन्हें सीखने को ज्यादा मिलता है, वो अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन जब इंग्लिश में हम एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं तो चीजें लिमिटेड हो जाती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं दशा की। दशा स्टार्टिंग में नहीं देखी जाती, मैं आपको बताऊं दशा कैसे देखी जाती है, उसका थोड़ा सा आप देख लो। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास में कुंडली होनी चाहिए कोई भी, ठीक है? जैसे ये कुंडली है, ये D1 चार्ट है। D1 चार्ट कौन सा होता है? लगन कुंडली, ठीक है? ऐसे आपको कोई योग चेक करने हैं, जैसे यहाँ पे केतु बैठा है, ठीक है? कि भाई ये हॉस्पिटल कब जाएगा, ये साधु सन्यासी बनेगा या नहीं बनेगा, मतलब उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है? तो अब चलो आपको योग मिल गए कि भाई चलो ये छोड़ने वाला है, या बाहर से अंदर आने वाला है, या अपने घर आने वाला है, या कोई सिद्धि साधना करने वाला है, या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है। देखो यहाँ पे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दिख रही है, या सप्तम भाव के स्वामी जो है मंगल है, नीच के हैं। 12वां भाव जो है वो बेड का होता है, ठीक है? बेडरूम का होता है, ठीक है? तो यहाँ पे जब क्रूर ग्रह होंगे तो उनके लड़ाई झगड़े रहेंगे बेडरूम में, ठीक है? तो यहाँ पे मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम दिख रही है। तो अब ये कब होगी? ऐसे तो होगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि पैदा होते ही शुरू हो जाएगी, समझ रहे हो? तो इसके लिए हमें यहाँ पे जो है दशाएं देखनी पड़ती हैं, ठीक है? दशाएं कब क्या कह रही हैं, ठीक है? दशा का मतलब कि टाइम देखना पड़ेगा कि भाई कब प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे देखो, मंगल सप्तम भाव के स्वामी हैं। केतु जो है केतु की स्टार्टिंग में ही, ये तो मैंने ऐसी आपको एग्जाम्पल के लिए बना दिया है। तो सबसे पहला जो हमारा काम है D1 स्टडी करना, यानी कि लगन कुंडली देखना। उसमें क्या चेक करते हैं? योग। योग किस चीज के? कि कोई भी घटना घटेगी या नहीं घटेगी,
अब कोई घटना घट रही है तो फिर कब घट रही है, ठीक है, तो उसके बाद जो टाइम आता है वो आता है महादशा आदि का, ठीक है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इनका। और घटना अगर कोई नहीं घट रही तो टाइम का कोई सेंस नहीं बनता, टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन आता है कि मैं विदेश कब जाऊंगा, वो डायरेक्ट यहाँ पहुंच गया, उसने बोला कि मैं विदेश कब जाऊंगा, तो आपका ये कर्तव्य बनता है पहले योग चेक करना कि विदेश जाने के योग हैं भी या नहीं, पहले योग चेक करो विदेश के। आपको अगर विदेश जाने के योग मिल जाते हैं, आप कंफर्म हो जाते हैं हाँ जी विदेश जाने के योग हैं, तब आप इस वाले टॉपिक पे पहुंचो कि भाई अब टाइम क्या कह रहा है, कि भाई अब दशाएं देखो कि भाई वो कब जा सकता है। दशाओं के साथ में आपको गोचर भी देखना पड़ता है, गोचर में समझा भी रखा है मैंने, थोड़ा आपको समझा भी दूंगा, ठीक है। ठीक है जी, आ रहा है समझ में? हेलो। जी सर। ये जो नए बच्चे हैं, आ रहा है समझ में नहीं? हाँ जी सर। जी सर, जी। जी सर, जी सर आ रहा है। सुन रहे हैं। अब बात करते हैं महादशा की। महादशा, महा का मतलब होता है बड़ा, दशा, ठीक है, ये है बड़ी दशा होती है, ठीक है, बड़ा टाइम पीरियड होता है। तो इसमें जो है आप ये देखोगे, स्टार्टिंग केतु से कर लो। केतु की जो महादशा चलती है 7 वर्ष की चलती है, ठीक है। केतु के ठीक बाद सीरियल वाइज आप याद रख लेना, इसमें सीरियल वाइज चलती हैं, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी। ये केतु है, केतु के बाद में जो ये है शुक्र ग्रह, वीनस है, इनकी ही महादशा आएगी, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो टाइम के लिए जो दशा आती है वो शुक्र की आती है, ठीक है। ये भगवान का गॉड गिफ्ट है कि भाई वीनस की जो दशा है वो बहुत लंबे टाइम के लिए आ रही है, ठीक है। शुक्र जो है लग्जरी के कारक हैं, ठीक है, सुंदरता के कारक हैं, तो ये सुख सुविधाएं देते हैं, वाहन के कारक हैं, शादी के कारक हैं, तो ये लंबे टाइम के लिए जो है आती है, ठीक है। आप ये देखो, शुक्र के बाद में सूर्य की महादशा आती है। सूर्य की महादशा जो है 6 साल की है, मात्र 6 साल की, सबसे कम है इनकी, ठीक है। आप ये देखो, जब भी कोई राजनेता वगैरह रहेगा तो ये 6 साल ये बहुत होते हैं, 6 साल का ही टाइम पीरियड है। चुनाव का जब रिजल्ट आता है उससे 6 महीने पहले या साल भर पहले तैयारी शुरू हो जाती है, तो उन्हें 6 साल ही लग जाते हैं इसमें, क्योंकि ये जो है राजनेताओं के कारक हैं, राजनीति के कारक हैं, गवर्नमेंट के कारक हैं सूर्य, ठीक है। तो इनकी जो टाइम पीरियड है वो 6 वर्ष का है। चंद्रमा, चंद्रमा जो है, चंद्रमा का जो टाइम पीरियड है, जो दशा है, महादशा है, वो जो है 10 वर्ष के लिए आती है। उसके बाद जो है मंगल है, मंगल की 7 वर्ष है। मंगल की तरह ही जो है केतु है, केतु जैसे मैंने आपको बताया कुजवत केतु, मतलब केतु जो है कुज की तरह, कुज कौन, कुज है मंगल, कुज जो है संस्कृत का नाम है इनका मंगल का। तो इनकी भी दशा, महादशा जो है केतु की जितनी ही है, 7 साल की। उसके बाद में जो है राहु, ठीक है, मंगल के बाद में राहु का टाइम पीरियड आता है, राहु जो है 18 वर्ष के लिए आते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है 16 साल की जो है गुरु जो बृहस्पति हैं उनकी महादशा आती है। उसके बाद में शनि की महादशा आती है, सबसे ज्यादा शुक्र की, उसके बाद में जो है शनिदेव की जो है महादशा आती है। इसलिए लोग रोते हैं कि भाई 19 साल की महादशा है, पता नहीं क्या क्या बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। मरकरी यानी कि बुध, बुध ग्रह की जो है 17 साल की है फिर, ठीक है। इसमें आप ये चीज नोट कर लो, पहले शुक्र की सबसे ज्यादा है, उसके बाद शनि की, फिर जो है राहु की, उसके बाद जो है बुध की, बुध के बाद में गुरु की, ऐसे कर करके आप जो है ये नोट कर लो, ठीक है। फिर जो है चंद्रमा की, चंद्रमा के बाद में जो है मंगल और केतु की, उसके बाद में सूर्य की। तो ये जो है टोटल आप मिलाओगे इन्हें, यहाँ पे आप ये 16, 19, 17 आप जोड़ोगे तो ये टोटल 120 वर्ष है, ठीक है। ठीक है जी,
सबकी महादशाओं का टाइम आप जोड़ोगे, जैसे ये 16 है, 7 है, 10 है, तो 120 120 जो है इसे बोलते हैं लाइफ स्पैन, यानी कि जीवन काल। एक से लेके 35 तक ये है अल्पायु। ठीक है जी। 35 से 70 है मध्यम आयु। 70 से 105 है पूर्ण आयु। 105 से 120 है परम आयु। ठीक है जी। आपको स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ जी सर। ये और क्यों नहीं बोल रहे जी हैं? सर, दिख रही है। तो ये आयु लाइफ स्पैन जो है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है सर कोई बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो 1 से 35 अल्पायु, 35 से 70 मध्यम आयु, 70 से 105 पूर्ण आयु और 105 से 120 परम आयु। ठीक है। अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग बताया है। कोई 1 से 30 अल्पायु बोलता है, कोई 100 से 120 बोलता है, ये परम आयु है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है जी। जी सर। आप 30-30 का भी कर सकते हो। अगर 30 का भी करते हो तो वो भी देख लो। 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120। ठीक है, तो ये चारों चीजें, अल्पायु, मध्यम आयु, पूर्णायु और परम आयु। ठीक है। लेकिन ये वाला जो है, ये वाला मैंने जो है 2 जगह पढ़ा है, इसलिए मैं इसको बताता हूँ। अब आती है अंतरदशा की बात। अंतरदशा का ये चार्ट है। ठीक है, ये दशा कैलकुलेशन वाला चार्ट है। मैं इसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा। यहाँ पे क्या है कि आप देखो, किसी के भी अंदर, जैसे मान लो आप अगर केतु की महादशा देख रहे हैं, केतु की महादशा जब चलेगी तो सबसे पहले केतु की ही अंतरदशा आएगी, और केतु की महादशा के अंदर फिर जो है आएगी शुक्र की अंतरदशा, शुक्र की। ठीक है, शुक्र की अंतरदशा के बाद में आएगी सूर्य की अंतरदशा। केतु की महादशा के है अंदर ही इनकी छोटी छोटी दशाएं चलती हैं, जिन्हें अंतरदशा बोलते हैं। ठीक है, कैसे? अब आ जाओ आगे, मैं दिखा देता हूं। देखो, ये है, इन्हें महादशा को बोलते हैं विंशोत्तरी महादशा। इनका जो पूरा नाम है विंशोत्तरी महादशा। अब इस अगर मैं ऐप में यहाँ पे क्लिक कर दूंगा ना बुध के ऊपर या केतु के ऊपर, तो अंदर की जो अंतरदशा है वो खुल के आ जाएगी। ये देखो, विंशोत्तरी अंतरदशा। तो ये जो फर्स्ट वाला जो लिखा हुआ है, ये महादशा का है, ये अंतरदशा का है। यहाँ पे देखो चंद्रमा चंद्रमा चंद्रमा, तो ये जो चंद्रमा चंद्रमा लिखा है, इसका मतलब है चंद्रमा की जो है महादशा चल रही है, महादशा। और ये जो छोटा छोटा यहाँ पे बाद में जो चंद्र मंगल राहु गुरु शनि ये लिखा है, ये है अंतरदशा को दर्शा रही है। ठीक है, इनका टाइम पीरियड आप देखो, जैसे चंद्रमा की जो महादशा होती है 10 वर्ष की होती है। ठीक है, तो 10 वर्ष के अंदर जो है इन सभी ग्रहों की अंतरदशा भी आएगी। ये देखो, चंद्रमा मंगल राहु गुरु शनि,
शनि की कब से है? 21 अगस्त से 2018 से ये शुरू हुई है और खत्म कहाँ हो रही है? 21 मार्च 2020। ठीक है, ये तक लिखा जाएगा यहाँ पे, तक मतलब ये एंडिंग पीरियड होता है, ध्यान रखना। और स्टार्टिंग पीरियड पिछला वाला माना जाएगा, जहां पे पहले वाले की, जैसे चंद्रमा के अंदर जो गुरु की अंतर्दशा रही है वो 21 अगस्त 2018 तक रही है, तो यही इसी टाइम पीरियड से फिर शनि की अंतर्दशा हो जाएगी शुरू। चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा इस टाइम पीरियड तक रहेगी फिर। ठीक है जी, आ रही है बात समझ में? नहीं? हेलो? जी जी सर, आ रही है। हाँ जी सर। कोई ऐसा है जिसे नहीं आ रही हो समझ में? जैसे मंगल है, मैंने बोला जिस ग्रह की महादशा स्टार्ट होगी सबसे पहले उसी की अंतर्दशा आएगी। देखो, मंगल की महादशा है, मंगल की अंतर्दशा है। मंगल की अंतर्दशा के बाद में राहु की अंतर्दशा आएगी, राहु के बाद में गुरु की, गुरु के बाद में शनि की, शनि के बाद में बुध की, ऐसे जो है चलती रहेगी। बुध के बाद में केतु की, केतु के बाद में शुक्र की, शुक्र के बाद में सूर्य की। ठीक है, और सूर्य के बाद में चंद्रमा की, ऐसे जो है सबकी कुंडली में। अब ये दशा कैसे देखते हैं? दशा देखते हैं, एक होता है जन्म नक्षत्र। जन्म नक्षत्र, मान लो चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो वही जन्म नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहेंगे उसे जन्म नक्षत्र बोलते हैं। चंद्रमा जिस राशि में रहेंगे उसे जन्म की राशि बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लो पुष्य नक्षत्र। अगर किसी का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो पुष्य नक्षत्र जो है शनि का नक्षत्र है। ठीक है, अगला ले लो, एक और नक्षत्र होता है शतभिषा। शतभिषा जो नक्षत्र है वो राहु का नक्षत्र है। ठीक है, चित्रा नक्षत्र है वो मंगल का नक्षत्र है। ऐसे कोई ना कोई नक्षत्र में तो जन्म हुआ होगा ना। तो मान लो ये पुष्य नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र में जो है चंद्रमा रहे होंगे किसी के, तो चंद्रमा जिसके जन्म के समय चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होंगे तो उसका जो जन्म हुआ शनि के नक्षत्र में हुआ, तो उसकी जो स्टार्टिंग होगी शनि की महादशा से जो है उसका जीवन काल शुरू होता है। जिसके चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, शतभिषा नक्षत्र के स्वामी है राहु, तो उसकी जो महादशा स्टार्ट होगी वो राहु से होगी। ठीक है, चित्रा के स्वामी है मंगल, तो जो उसकी जो महादशा स्टार्ट होगी वो मंगल से स्टार्ट होगी। उसके जन्म के समय जो महादशा लगी रहेगी वो मंगल की रहेगी। अब कितनी महादशा बची हुई है, कितनी चली गई है, वो डिपेंड करता है चित्रा नक्षत्र में जो है चंद्रमा कितना भ्रमण कर चुके हैं। ठीक है जी, शतभिषा नक्षत्र में जो है चंद्रमा कितना भ्रमण कर चुके हैं उसके उसके ऊपर जो है उसे बोलते हैं दशा का भोग्य काल। दशा का भोग्य मतलब कितना और भोगना बाकी है इस चंद्रमा को, भोग्य काल कितना और बचा हुआ है। ठीक है, आधी निकल गई है, 2 साल रह रही है, 5 साल रह रही है, ऐसे करके देखना होता है। और अंतरदशा आप जो है यहां से आराम से देख सकते हैं। अंतरदशा आप देखोगे तो थोड़े टाइम के लिए है। देखो, मंगल की महादशा चल रही है, मंगल के अंदर राहु, मंगल की जो महादशा 7 साल की होती है और राहु की कितनी होती है? 16 साल की। तो आप यहाँ पे देख लो कि जो यहाँ पे ये महादशा नहीं है, ये अंतरदशा। अंतरदशा कितने टाइम पीरियड के लिए आ रही है? आप ये देखो, अक्टूबर अक्टूबर 2024 से अपने ये नवंबर 2025 तक। ठीक है, तो लगभग एक वर्ष की जो है इसकी अंतरदशा है राहु की। ठीक है, ये फिक्स है कि भाई अंतरदशा इतने टाइम पीरियड के लिए ही रहेगी मंगल के अंदर। लेकिन जब शनि के अंदर आएंगी, शनि की जो महादशा है वो 19 साल की है, तो 19 साल का जो टाइम पीरियड है अंतरदशा के अकॉर्डिंग जो है सब में डिवाइड हो जाएगा। मंगल की है 7 वर्ष की, तो ऐसे ही जो है 7 वर्ष जो है अंतरदशा के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो है सब में डिवाइड हो जाएंगे। शुक्र की है 20 वर्ष की, तो इन 9 ग्रहों में आप जो है थोड़ा थोड़ा ये अंतरदशा बट जाएगी, तो इसमें जो है काफी टाइम मिलता है अंतरदशा में भी। ठीक है जी, क्लियर हुआ नहीं हुआ? हेलो जी सर। भाई, शुक्र की जो महादशा है वो जी 20 सर, साल जी की हाँ है। जी सर। 20 साल का टाइम पीरियड इन 9 ग्रह में बट जाएगा, जिसे अंतरदशा हम बोल लेंगे।
केतु की जो महादशा है वो 7 वर्ष की है, मंगल की भी 7 वर्ष की है, तो 7 वर्ष का जो टाइम पीरियड है इन 9 ग्रहों में बट जाएगा, तो उसे हम अंतरदशा बोल देंगे। ठीक है? अंतरदशा ठीक है बट अब पीरियड नहीं है कि इसके लिए 1 साल है, 2 साल है। जी पटेल जी? अं जो अंतरदशा का जो टाइम बटेगा वो डिसाइडेड नहीं है कि इसका 1 साल है, इसका 1.5 साल है। नहीं, सबकी महादशाओं के अंदर डिसाइडेड है, लेकिन आप ये देखोगे कि मंगल के अंदर आप यहाँ पे देख लो, मंगल के अंदर जो है गुरु की अंतरदशा, मंगल के अंदर गुरु की जो अंतरदशा आई है वो कितने वर्ष की आई है आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे लगभग 9 महीने आ रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है यहाँ पे नवंबर से स्टार्ट हुई है और अक्टूबर तक है, तो यहाँ 11 पे सितंबर 9 माह की होगी, माह देखो की। 11 महीने की, हाँ 11 माह की होगी। अब आप इसमें ही ऊपर चलो, यहाँ पे गुरु का टाइम पीरियड देखो, ये रहा चंद्रमा के अंदर गुरु का, देखो यहाँ पे 6 महीने तो यहाँ पे आ गया और 8 ये हो गए, 6 और 8 14 महीने। ठीक है, यहाँ पे 14 महीने की है। रीजन क्या है कि मंगल की जो महादशा है 7 वर्ष की है और चंद्रमा की है 10 वर्ष की, तो 10 वर्ष जब 9 ग्रह में बटेंगे यहाँ पे टाइम पीरियड ज्यादा आएगा, और जब 7 वर्ष जो है 9 ग्रह में बटेंगे तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो है लगभग 1 साल या उससे कम का पड़ रहा है, किसी किसी को तो 6 महीने का, किसी को 4 महीने का, किसी को 8 महीने का, किसी को 1 वर्ष का, ऐसे यहाँ पे टाइम पीरियड ज्यादा मिलता है। अब आप शुक्र की देखोगे तो वहां तो 1.5 साल है, 1.5 साल है, कहीं 2 साल किसी को मिल रहा है। ठीक है, नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे गुरु को मतलब 7 महीने मिल रहा है, शनि को 8 महीने, बुध को 10 महीने, ऐसा फिक्स नहीं है। नहीं फिक्स ही माने है, ये फिक्स एक ही महा एक ही महादशा में अंतरदशा फिक्स नहीं है, अंतरदशा डिवाइड हो जाएंगी, इक्वल में डिवाइड नहीं हो सकती ना। जब महादशा का टाइम पीरियड इक्वल नहीं है सबका, तो अंतरदशा का फिक्स नहीं हो सकता फिर। अच्छा, भाई उन्हें टाइम नहीं उतना ही सर तो लेकिन मिलेगा, ठीक ठीक। उन्हें टाइम उतना ही मिलेगा ना कि भाई जो भी फल देना है ये टाइम पीरियड है, ये महादशा है, इसके अंदर आ जाओ और दे लो। देखो ये है चार्ट अंतरदशा का। सर सबकी कुंडली में महादशा आती है क्या? नहीं, महादशा ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। अच्छा अच्छा मेरा जो जन्म हुआ है वो अच्छा राहु की महादशा में हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको जी बता सर। देता हूं, देखो मेरा जो जन्म हुआ है राहु की महादशा में जन्म हुआ है, मेरा जो दशा का भोग्य काल रहा है वो लगभग 5.5 साल का है। ठीक है, तो 5.5 साल तो राहु की, उसके बाद जो है 16 साल ये, उसके बाद 19 साल शनि की खत्म होने वाली है, उसके बाद 17 साल ये, उसके बाद जो है केतु का टाइम पीरियड आएगा और उसके बाद शुक्र के टाइम पीरियड में मैं चला जाऊंगा। ठीक है, तो मेरे जीवन में सूर्य, चंद्रमा और मंगल की महादशा कभी नहीं आई, समझ रहे हो? शुक्र की महादशा में मेरा निधन हो जाएगा, तो कहने का मतलब अच्छा है मैं जो है सूर्य की महादशा नहीं झेलूंगा, चंद्रमा के भी नहीं जी सर। देखूंगा, मंगल की भी नहीं देखूंगा। हाँ, अगर मेरी जो आयु है वो 120 वर्ष हो जाए तो जो मैं इन सब की महादशा देख लूंगा, भोग के जाऊं। अब किसी की आयु जो है मान लो 75 वर्ष है, तो 75 वर्ष में आप देख लो, कम से कम तीन ग्रहों की या 4 ग्रहों की महादशा तो छूट ही जाएगी। हम्म ये जगन्नाथ होरा का स्लाइड है, यहाँ पे थोड़ा अच्छा दे रखा है, जैसे ये शुक्र की अंतरदशा है। ठीक है,
शुक्र की महादशा के अंदर, ये महादशा, एमडी मतलब महादशा, ठीक है, अंतरदशा इन दिस महादशा, यानी कि शुक्र की महादशा के अंदर जो है अंतरदशा किस किस की, सबसे पहले शुक्र की ही रहेगी, फिर सूर्य की, फिर चंद्रमा की। इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने टाइम पीरियड दे रखा है कि भाई 27 जुलाई 2019 से 26/11/2032 तक जो है ये शुक्र की अंतरदशा रहेगी, यहां से स्टार्ट होगी, यहां एंड होगी। लेकिन एस्ट्रोसेज में एंडिंग टाइम दे रखा है, एस्ट्रोसेज में। ठीक है, महादशा सबसे बड़ी दशा, उसके उससे छोटी जो है वो है अंतरदशा, उससे छोटी जो है ये अंतरदशा होगी, उससे छोटी है फिर प्रत्यंतर दशा, ये रही प्रत्यंतर दशा। कौन सी सर? जी प्रत्यंतर। जी सर, ठीक है। प्रत्यंतर दशा, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये जो पहला जो लिखा है ग्रह, ये है महादशा का, ये है अंतरदशा का, ये है हाँ प्रत्यंतर सर, दशा हाँ। का। राहु की मंगल की महादशा में राहु की अंतरदशा और राहु की ही प्रत्यंतर दशा। कहने का मतलब ये है प्रत्यंतर दशा किसकी चलेगी, जिसकी अंतरदशा चल रही है। यहाँ पे देखो राहु 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 राहु, तो राहु का जो टाइम पीरियड आया है, मान लो 1 वर्ष का जो है अंतरदशा का आ गया, ठीक है, मंगल के अंतरदशा का। तो ये जो 1 वर्ष है ना, ये 1 वर्ष जो है आगे डिवाइड हो जाएगा प्रत्यंतर दशा में। कोई यहाँ पे देखो 12 दिसंबर 2024 फरवरी 2025 तक जो है, यानी कि लगभग 3 माह जो है प्रत्यंतर दशा को मिले हैं राहु की को, और गुरु की प्रत्यंतर दशा को लगभग ये 2 महीने मिले हैं, मार्च अप्रैल, और ये पूरा फरवरी मार्च और अप्रैल, ये 3 माह मिले, 3 महीने मिले, ठीक है, ऐसे जो। अब प्रत्यंतर दशा के बाद में आती है सूक्ष्म दशा। सूक्ष्म दशा, ये रही सूक्ष्म दशा जो है प्रत्यंतर दशा से भी छोटी होती है। देखो मंगल की महादशा, राहु की अंतरदशा, बुध की प्रत्यंतर दशा और बुध की ही जो है सूक्ष्म दशा चलेगी। अब जो है बुध की जो है प्रत्यंतर दशा के अंदर छोटे छोटे जो स्लॉट हैं, जो टाइम पीरियड के हैं, कुछ कुछ दिन के या ज्यादा ज्यादा 1 महीने के। यहाँ पे देखो 12 से 15, ये 3 दिन का है, मात्र 3 दिन का सूक्ष्म दशा। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा। यहाँ पे देखो 15 से 24, लगभग लगभग आप लगा लो 5 और 4 9 दिन का है ये टाइम पीरियड, ये बात, ठीक है। उसके बाद में आती है प्राण दशा। प्राण दशा कहाँ गई इसमें, अच्छा ये, उसके बाद में आती है प्राण दशा। देखो राहु की महादशा में उसके मंगल की महादशा में राहु की अंतरदशा, बुध की प्रत्यंतर दशा और बुध की ही सूक्ष्म दशा और बुध की ही प्राण दशा। प्राण दशा और भी छोटा है, ये देखो एक एक दिन का गैप आ रहा है, एक एक दिन का। ये एक दिन के लिए हम पहुंचे हैं, एक दिन की घटना देखने के लिए कि ये जो घटना है ये किस दिन घटेगी। आई बात समझ में नहीं? जब सेकंड तक टाइम आपका एक्यूरेट होगा और कई साल का अनुभव हो जाएगा, तब जाके जो है आप पिन पॉइंट कर पाओगे कि भाई इस दिन जो है शादी हो जाएगी, इस दिन ये विदेश चला जाएगा, इस दिन इसका वीजा लग जाएगा, इस दिन इसका तलाक हो जाएगा, इस दिन इसका बच्चा हो जाएगा, ऐसे करके। तो लेकिन आपको सेफ चलना है। ये 2 दशाएं, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, इस पे आपको प्रेडिक्शन नहीं करनी है। रीजन क्या है, इसको आपको बहुत ज्यादा अनुभव चाहिए, कम से कम 10 साल का अनुभव चाहिए,
और इसमें टाइम भी बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, सेकंड तक। तो आप जो प्रिडिक्शन करो वो मंथली तक करो बस, कि भाई इस मंथ तक आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, यहां प्रिडिक्शन फेल होने के बहुत कम चांस होंगे आपके। ठीक है जी। जी सर। जी सर। क्योंकि अगर आपके पास में मिनट तक का एक्यूरेट टाइम है तो अंतरदशा तक प्रिडिक्शन करो बस। ठीक है, ये रही अंतरदशा प्रति अंतरदशा बस। अभी देखो एक एग्जांपल के लिए, ये इसका एग्जांपल मैंने ऐसे ही नहीं लिया है। सर ये सब ग्रुप में आप डाल दीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। हाँ कोई बात नहीं, मैं डाल दूंगा। ऐप आपने इंस्टॉल नहीं करी? जी सर, जैसे आप बता रहे हैं ना वैसे सेम नोट कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। अब देखो इन बंदों ने घर लिया है, घर खरीदा है। आप कैसे निकालोगे कि ये घर कब खरीद सकता है? घर कहां से देखते हैं? घर देखते हैं फोर्थ हाउस से। फोर्थ हाउस में दो एक ग्रह बैठे हैं सूर्य, ठीक है, और दूसरे कौन से हैं? दूसरे जो राशि बैठी है उसका स्वामी चेक कर लो, दूसरे हैं मंगल। ठीक है जी, आई बात समझ में? नहीं भाई, हमें ये वाला भाव देखना है ना, जो हमारा घर है, जो हाउस है, वो हम इसी से ही तो देखेंगे कि हमारा घर कब बनेगा, हम किराए पे रहेंगे या क्या अपना घर बनेगा। तो ये हमारा भवन है जिसमें हम रहते हैं। तो जब ये कब बनेगा तो इसके लिए तो हम इसी हाउस को देखेंगे ना। इस हाउस में तो दो चीजें हैं ना, एक तो सूर्य बैठा है, किस राशि में बैठा है? मंगल की राशि में। तो हमारी पकड़ में यही तो ग्रह आए हैं ना। और आप ये देख लो भाई, किसी ग्रह की कोई दृष्टि तो नहीं आ रही है, नहीं आ रही है और किसी ग्रह की। ठीक है, यहां तक कि मंगल की भी नहीं आ रही है, राहु की आ रही है बस। 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि राहु की आ रही है। राहु भी चेक कर लो। ठीक है, चलो अब हमें जो देखना है कि सूर्य, मंगल और राहु का टाइम पीरियड कब आया है। ठीक है, दूसरी बात, मंगल इस भाव के स्वामी हैं, केंद्र के। ठीक है, मंगल जो है केंद्र के स्वामी है। दूसरी बात, मंगल की जो दूसरी जो राशि पड़ रही है वो 11वें भाव में पड़ रही है। ठीक है, तो ये जो है ये सम कहेंगे हम इसे हम योग कारक नहीं कह सकते। अगर मंगल यहाँ का स्वामी होता केंद्र के साथ का त्रिकोण का, तो हम इसे योग कारक बोल देते। ठीक है, तो ये हम इसे सम कहेंगे, नॉर्मल। आप देखो सूर्य में काफी पावर है, उच्च के हैं, हालांकि 8th लॉर्ड है लेकिन फिर भी जो है उच्च के हैं। ठीक है, राहु को हम ज्यादा अच्छा कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि उसके साथ में बहुत सारे ग्रह बैठे हुए हैं। ठीक है, चलो अब दशाओं में आ जाओ। यहां पे भी देख लो D9 चार्ट में मंगल जो है 4th हाउस में ही है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? ट्रेनर शनि की दृष्टि में आवाज कट रही है आपकी। सर मैं बोल रहा था कि उस हाउस में शनि की भी दृष्टि पड़ रही थी। शनि की 10वीं दृष्टि होती है, उस हाउस में नहीं पड़ रही है। शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी। शनि यहाँ बैठे हैं, यहाँ से 7वीं तो यहाँ आ गई, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। ठीक है, देख लो, चेक कर लो एक बार। गुरु की भी पड़ रही है, गुरु को भी ऐड कर लो। ठीक है, हाँ गुरु D9 चार्ट में आप यहाँ पे देख लो, गुरु भी साथ में बैठे और मंगल भी। ठीक है, तो ये दो ग्रह तो इंपोर्टेंट हो ही हो गए।
अब आ जाओ महादशा। लगभग सन 80 का जन्म है, तो केतु नहीं आया हमारा, शुक्र नहीं आया, सूर्य आया। ठीक है, सूर्य आए ना हमारे, सूर्य आए थे ना, सूर्य उच्च के बैठे हैं ना 4th हाउस में। तो सूर्य ने जो है इन्हें गवर्नमेंट हाउस, गवर्नमेंट क्वार्टर में इन्हें रहने के लिए मौका दिया। ठीक है, जी सर। चंद्रमा आए, चंद्रमा ने इन्हें किराए पे रहने का यानी कि रेंट पे रहने का मौका दिया। चंद्रमा इनके जो है 7th हाउस में है। ठीक है, जब मंगल आए तो इन्होंने जो है जैसे ही मंगल का टाइम पीरियड यानी कि 2024 के ठीक बाद में लगते ही 2024 के ये टाइम पीरियड हटते ही मतलब ये लगभग नवंबर, ये नवंबर की बात है, 2024 नवंबर में जो है इन्होंने जो है अपना घर खरीद लिया। ठीक है, आ जाओ थोड़ा सा और आगे। ये रहा टाइम पीरियड, यहीं पे इन्होंने अपना घर खरीद लिया। मंगल के अंदर मंगल की ही अंतर्दशा आ रही थी, तब इन्होंने जो है अपना घर खरीद लिया। ठीक है, ऐसे जो है हम वो देखते हैं, कोई भी घटना घटेगी या नहीं घटेगी। इस चीज को लेकर किसी को कोई डाउट है? ऐसे ही हम देखते हैं। शादी का देखना है, शादी का बताऊं? जी सर, जी सर। D1 चार्ट में सप्तम भाव जो है विवाह का है। ठीक है, यहाँ पे जो है चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा बैठे हैं, तो एक जो ग्रह हो गया चंद्रमा। ठीक है, दूसरा जो है आप ये देखो, दूसरा ग्रह कौन सा है? लग्नेश, शनि। शादी के लिए 11th हाउस भी इंपॉर्टेंट होता है, मंगल और 3rd हाउस, ये 2nd हाउस भी इंपॉर्टेंट हो, यहाँ भी शनि है। और कोई भी ग्रह जो है केंद्र में बलवान हो। ठीक है, कोई भी ग्रह बलवान हो, सूर्य बलवान है। ठीक है, केंद्र में सूर्य बलवान है, चंद्रमा भी बलवान है, चंद्रमा पहले से लेकर चल चुके हैं। ठीक है, चलो। तो सर सूर्य लेंगे, फिर सूर्य। हाँ, सूर्य बलवान है ना, मेष राशि के केंद्र में। ये सूर्य इतने बैठे हैं, आप यहाँ पे देखो कोई भी ग्रह मतलब उस टाइप से बली नहीं है। मतलब जो बोलते हैं ना, जैसे मैंने बताया था कि भाई क्या एक पर्टिकुलर नाम नहीं बताया था कि भाई जो ग्रह मान लो सिंह राशि में है, D9 चार्ट में भी जो है सिंह राशि में भी हो, तो उसे क्या बोलते हैं? मैं नाम भूल गया, अचानक से निकल गया।
नाम इस तरह याद दिग्बली बताया था आपने। नहीं, मैंने नाम बताया था, एक मिनट आ जाएगा, मुझे पढ़ाते पढ़ाते याद आ जाएगा। ये बकरी हो गया, अस्त हो गया, एक मिनट में। और D9 चार्ट में आ जाओ। D9 चार्ट में देखो 7th हाउस में कौन सी राशि है? सो सिंह राशि है। चंद्रमा वहां पे थे और सूर्य थे और शनि आए थे, और कौन आया था? सर मंगल। मंगल। मंगल आए, और यहाँ पे कौन आ गए? शुक्र आ गए और सूर्य। सूर्य ऑलरेडी है, ठीक है। शुक्र आगे। शुक्र आ गए, सूर्य ऑलरेडी है। सूर्य 2 बार आ चुके हैं, एक तो वहां पे केंद्र में बली है और नवमांश में ये 7th लॉर्ड है, ठीक है। चलिए अब कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं। तो तो आप यहाँ ये, राहु, हाँ जी बताइए। बताइए। तो सेकंड हाउस क्यों देख रहा है? सेकंड हाउस परिवार का होता है, परिवार में कोई नया मेंबर ऐड होना, उसे बोलते हैं वर्गोत्तम। आगे याद, अच्छा वर्गोत्तम। अगर कोई अच्छा। ग्रह जो है मान लो सिंह राशि में है D1 चार्ट में, और वो D9 चार्ट में भी सिंह राशि में है, उसे वर्गोत्तम बोलते हैं। वर्गोत्तम कोई भी ग्रह नहीं है इनकी कुंडली में, वक्री हैं, ठीक है। कोई नीच का है, कोई वक्री है, कोई उच्च का है, लेकिन वर्गोत्तम नहीं है। आप ये देखो 80 का जन्म है तो सन 81 तक तो कोई मतलब नहीं, 88 तक भी कोई मतलब नहीं, ठीक है। ठीक है जी, शादी का कोई मतलब नहीं बैठ रहा भाई, आपको देश काल पात्र के अकॉर्डिंग जो है चलना पड़ेगा। अच्छा, तो शुक्र का टाइम पीरियड आ रहा है, आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि भाई अगर मान लो यहाँ पे शुक्र आ जाते कि भाई पैदा होते ही जो है शादी नहीं हो सकती, ठीक है। आपको देश काल, काल जो आज का चल रहा है, वो काल जो चल रहा है कम से कम आपके पास में 16 साल के बाद में या 18 साल से लेके आपको जो है 40 साल तक के टाइम पीरियड को आपको लेके चलना है कि भाई इस टाइम पीरियड में शादी होने की संभावनाएं अधिक है, क्योंकि भाई काल ऐसा है, समय ऐसा है। तीन, जो पराशर ऋषि हैं उन्होंने 3-3 वर्ष के बच्चों के विवाह होने के योग तक बताए हैं। 7 वर्ष में किस बच्चे की शादी होती है वो तक बताए। उस टाइम पे बाल विवाह होता था, लेकिन अब नहीं होता है। तो आप 3 साल पे शादी का कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप अभी भी जो है 16 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 37 साल तक जो है आराम से शादी होती रहती है। तो अब काल क्या है? कालखंड जो है अब विवाह का ये है, ठीक है। तो आप ये देखो कि जो वो कालखंड है वो लगभग यहां तक बैठ रहा है, तो शुक्र तक तो आराम से आ जाओगे भाई। 80 में जन्म हुआ, 88 तक तो शादी होने का कोई चांस है ही नहीं, समझ रहे हो। 8 साल के बच्चे होने के, शादी होने का कोई चांस नहीं है। अब ये जो टाइम पीरियड है 20 साल का, शुक्र की जो महादशा होती है 20 साल की, अब इसमें देख लो, क्या पता इसमें हो जाए, या फिर इससे बाद में जो है ये जो हमारे पास में 6 साल का जो सूर्य का टाइम है, या फिर इसमें देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो शुक्र जो है हमें कहाँ मिले हैं? सो ये तो D9 चार्ट में नवमांश में मिले थे हमें। D9 चार्ट में शुक्र मिले हैं हमें सिंह राशि में, यानी कि ये जो है सूर्य और शुक्र जो है सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। और जो वहां के स्वामी हैं चंद्रमा, वो देख लो कहां पे है। चंद्रमा कहां बैठे हैं? जो वहां के स्वामी हैं, क्या बोलते हैं, ये सेकंड हाउस में बैठे हैं। ये भी शादी के लिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे भी चंद्रमा भी लिख सकते हो आप, ठीक है।
चंद्रमा इसलिए लिया क्योंकि ये D1 चार्ट में 7th हाउस के लॉर्ड हैं, ये रे चंद्रमा बैठे भी हैं यहाँ पे और स्वामी भी, ठीक है। अब हमारे पास में जो है दो दशाएं आ गई, एक तो शुक्र की महादशा, एक सूर्य की महादशा। आगे चंद्रमा भी आ रहे हैं, मंगल भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। मंगल की तो अभी शुरू हुई है, तो अब तो बुढ़ापा आ लिया है, ठीक है। तो हमें जो है ऐसे ही कैलकुलेट करना, चंद्रमा की भी बहुत बाद में है, तो हम यही दो पे अटक जाएंगे कि भैया तो शुक्र के टाइम पीरियड पे या सूर्य के टाइम पीरियड पे, ठीक है। चलो, शुक्र का तो हम पे है ही नहीं, मुझे लग रहा है इसमें, ये तो चंद्रमा का है। चंद्रमा का, मंगल का है। मंगल का मैंने इसलिए डाल दिया कि भाई घर कब खरीदा था वो दिखाने के लिए। इनकी जो शादी हुई थी सूर्य के टाइम पीरियड में हुई थी, ठीक है, सन 2009 में फरवरी में, ठीक है जी। जी सर। उसका रीजन ये भी है कि आप यहां पे आ जाओ, आपको ये अच्छे से देख लेना, यहां का जो स्वामी है, ठीक है, वो अपने से 12वें स्थान में है, ठीक है। तो यहां पे जो है सूर्य को थोड़ा दोष लगा है, तो ये जो है थोड़ी सी डिले कराएंगे शादी, ठीक है। D9 चार्ट में बच्चा मंगली भी है, यहाँ पे 4th हाउस में मांगलिक है, ये 4th हाउस में बैठ के मंगल चौथी दृष्टि से इस हाउस को देख रहा है, तो थोड़ा और डिले हो गया, ठीक है। आ जाओ, और डिले का और कारण बता देता हूं। चंद्रमा की डिग्री चेक करना जरा, चंद्रमा की डिग्री चेक करो, इसमें नहीं है डिग्री। चंद्रमा की जो डिग्री ये रही 29 के आसपास है, ये रही यहाँ पे, ठीक है। 29 यहाँ पे दे रखी है, लेकिन 29 पॉइंट समथिंग के आसपास है, तो मतलब जो है चलित कुंडली में चंद्रमा जो है यहाँ पे है 8th हाउस में। जब भी कभी 7th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे रहेगा या यहाँ पे रहेगा या 12th हाउस में पहुंचेगा, वो क्या करेगा, डिले इन मैरिज, ठीक है। इनकी कुंडली में D1 में और प्लस D9 में क्या हुआ है, 3 योग ऐसे आए हैं जिससे डिले इन मैरिज हो गया, ठीक है। शुक्र जो है यहाँ पे केंद्र में कोई संबंध नहीं बन रहा है उसका, ठीक है। सूर्य ने सारे योग दिए हैं, गवर्नमेंट जॉब दी है, घर दिया है और शादी भी इन्होंने ही दी है। इस सूर्य की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। रीजन क्या है, क्योंकि ये केंद्र में है सूर्य, और चलित कुंडली में ये चंद्रमा यहाँ नहीं है, ये 8th हाउस में है, ठीक है। तो इस सूर्य ने क्या किया है, इस सूर्य ने गवर्नमेंट जॉब दी है, घर से भी अलग रखा है, माता से भी अलग रखा है, पिता से भी अलग रखा है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब दे दिया है, घर दे दिया है, और विवाह भी इन्हीं के टाइम पीरियड में आया। और आप ये देखो डिग्री भी ठीक ठाक है, 10 डिग्री की है, ठीक है। तो इसके बारे में ऋषि मुनि ने साफ कहा है, या तो केंद्र में बलवान गुरु हो, बलवान चंद्रमा हो, या फिर बलवान सूर्य हो, ये सारे दोषों को ऐसे ही खत्म करते हैं जैसे दावानल जो है सूखे पत्तों को खत्म कर देती है, जैसे अग्नि जो है कीट पतंगों को भस्म कर देती है। तो ये 3 ग्रह इतने इंपॉर्टेंट है, अगर ये केंद्र में उच्च के हो जाएं तो मैं कह रहा हूं 100 से भी अधिक दोषों को समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्रबल बने हैं वो यही बने हैं, सूर्य, ठीक है। सर बताइए। सर कौन कौन से ग्रह बोल रहे हैं? सूर्य, चंद्रमा और गुरु, ये 3 ग्रह ऐसे हैं, अगर ये केंद्र में बलवान या मोस्टली उच्च के होके बैठ जाए, ये 2 ग्रह सबसे ज्यादा हैं। क्यों हैं, क्योंकि ये चमकने वाले ग्रह हैं, इनसे लाइट आती है हमारे ग्रह तक, हमारी पृथ्वी तक लाइट आती है, तो ये व्यक्ति को फेमस करते हैं, समाज में नाम हो जाता है व्यक्ति का,
ठीक है। और उसके बाद गुरु हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं, सुख सुविधाओं के जो ये धन आदि के कारक हैं, तो इसलिए जो करा दो। मारक पढ़ाऊंगा दो अभी नोट कर लो, कभी याद ना रहे। शनि और गुरु, ये दो ग्रह ऐसे हैं, जब ये मारक बनते हैं और मारक बनने के बाद में कोई इनके साथ में क्रूर या इनका शत्रु ग्रह बैठ जाए तो ये प्रबल मारक होते हैं। सब ग्रहों को साइड में करके ये व्यक्ति को मृत्यु प्रदान कर देते हैं। ग्रह गुरु लगते हैं कि सौम्य ग्रह हैं, सॉफ्ट हैं, शुभ ग्रह हैं, लेकिन जब ये मारक बनते हैं तो इनसे तकड़ा कोई मारक भी नहीं होता। तो शनि और गुरु जो है बहुत तगड़े मारक बनते हैं। अगर ये मारक होने के साथ में जो है शत्रु ग्रह के पास में बैठ जाए या फिर इन पे जो है किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, जैसे मंगल हो गया, राहु केतु हो गए, तो इनकी दृष्टि पड़ जाए या युति हो जाए तो ये प्रबल मारक हो जाते हैं, फिर यही मृत्यु देते हैं। तो सर इनका मृत्यु देने के लिए फिर तो इनका 12वें हाउस में होना जरूरी है। 12वें हाउस में होना ऐसा भी जरूरी है क्या नहीं है, सर? मैं आपको बताऊंगा जब आगे टॉपिक आएगा। मैं सोच रहा था कि जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन लगता नहीं है जल्दी खत्म हो जाएगा। मारक होने के लिए 6, 8, 12 का होना जरूरी है। ये 11वां स्थान भी मारक है, ये भी जो है ये भी मृत्यु दे सकता है। सेकंड हाउस भी मारक है, वो भी मृत्यु दे सकता है। थर्ड हाउस भी मारक है, वो भी मृत्यु दे सकता है। थोड़ा बहुत इनमें चेंजेस है, ठीक है, वो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो तब पता चलेगा। जी सर, जी सर। यहाँ पे एक चीज नोटिस नहीं करी आपने, देखो ये देख रहे हो, शनि मंगल, ये दिख रहा है ये वाला 8th हाउस, सिंह राशि। जी सर। जी सर। देख लो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ये चंद्रमा भी आप यहीं पे कंसिडर करो। चंद्रमा जब किसी का 8th हाउस में अकेला भी बैठा होगा ना तो ये आयु को कम कर देगा, आयु को कम कर देगा, ठीक है। और शनि मंगल जो है एक्सीडेंट का योग बनाते हैं। मैंने अभी क्या सिखाया आपको, गुरु जो है मारक हो, ठीक है। देख रहे हो 12th हाउस के लॉर्ड हैं गुरु और 3rd हाउस जी के सर। लॉर्ड, ठीक है। और शनि को देख लो कहाँ, शनि इनके लग्नेश है, ठीक है। शनि, चलो जी शनि सर। शनि इनकी आयु बढ़ा रहे हैं, शनि तो इनकी आयु बढ़ा रहे हैं, लेकिन गुरु घटा के छोड़ देंगे जरूर। और साथ में एक विस्फोटक ग्रह भी है राहु। और मंगल को देख लो, मंगल कहाँ के स्वामी, राहु। मंगल केंद्र के हैं और 11वें भाव के हैं, तो 11वें, ये दोष से मुक्त नहीं है मंगल भी, ठीक है। तो इनका एक भयंकर वाला एक्सीडेंट भी हो चुका है, एक्सीडेंट हो चुका है। और अभी क्या है जो मैंने आपको दर्शाया था, तो मंगल का टाइम पीरियड चल रहा है, देखो ये रहा 2024 के मई से इनका जो है वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, मंगल का टाइम पीरियड ये स्टार्ट हुआ है। चंद्रमा का खत्म हुआ है, चंद्रमा के टाइम पीरियड में ही इनका एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। चंद्रमा 8th हाउस में है ना इनका, तो चंद्रमा के टाइम पीरियड पे इनका जो है एक्सीडेंट हुआ था। और अब मंगल चल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो राहु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, शनि आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखो, ये मंगल का टाइम पीरियड, राहु का टाइम पीरियड, गुरु का, तो ये क्या दिखा रहा है, मल्टीपल एक्सीडेंटल केस, एक्सीडेंटल केसेस होंगे, ठीक है। और ऐसे मैंने बताया नहीं है, मैं आपको सिखाने के तरीके से बता रहा हूं। मंगल है वहां पे, राहु है वहां पे, गुरु है वहां पे, शनि है वहां पे, चंद्रमा है वहां पे, तो ये आयु को कम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सीडेंट से ही इनकी आयु चली जाएगी, मतलब इनकी जो मृत्यु होगी वो एक्सीडेंट से ही होगी, ठीक है। और प्रेडिक्शन करनी है, आ जाओ, कैसे होगी, आ जाओ।
मंगल चौथे भाव के कारक है मंगल, मतलब कारक कह रहा हूं, स्वामी है। और 8वें घर की एनर्जी कहां जा रही है? चौथे घर में जा रही है। या तो बंदा घर में एक्सपायर होगा, घर में कोई एक्सीडेंट बनेगा, या फिर वाहन के अंदर। ठीक है, वाहन के अंदर। और आ जाओ, गुरु जो है 12वें भाव के स्वामी है। गुरु जो है 3rd हाउस के, छोटी यात्रा और बाहर, घर से बाहर होगा व्यक्ति, छोटी यात्रा पे होगा, यानी कि यात्रा के समय एक्सीडेंट होगा, उससे इस बंदे की मृत्यु होगी। ठीक है जी। जी सर। जितने जी ग्रह सर। बैठे हैं ना, जितने ग्रह बैठे हैं उतने रोग भी रहे हैं इन पर। बहुत सारे रोग भी हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक ही रोग है। रोग के लिए हम इसे देखते हैं ना, 6 हाउस को। और 6ठे हाउस के जो स्वामी हैं बुध हैं, बुध नीच की अवस्था में 3rd हाउस में, जहां पे बैठे हैं उस ग्रह को भी देखना पड़ता है हमें। तो यहाँ कौन बैठ, यहाँ के स्वामी गुरु हैं, गुरु देखो क्या हो रहा है, गुरु किस किस के साथ में बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल बुध यहाँ के 6ठे भाव के स्वामी है तो केवल बुध बुध ही रोग देंगे इन्हें। बुध जिस राशि में बैठे हैं ना, उस राशि का स्वामी कहीं अगर मान लो यहाँ बैठ जाते गुरु, वो गुरु जो है यहाँ बैठ जाते, तो इतने अधिक योग नहीं होते, क्योंकि बुध की जो दृष्टि केवल गुरु पे पड़ रही है, गुरु वहां के स्वामी है। तो गुरु जो है अकेले बैठे हैं, तो जो है मिनिमम लाइफ में 2 योग रहते हैं। ठीक है, लेकिन आज देखो गुरु के साथ में चंद्रमा भी है, मंगल भी है, शनि भी है, राहु है। डॉक्टर पकड़ ही नहीं पाते। 8th हाउस का केस बन गया ना, डॉक्टर पकड़ ही नहीं पाते हैं। 8th हाउस क्या है? हिडन चीजें, गुप्त। गुप्त अंगों का भी यहीं से विचार करते हैं, गुप्त बीमारियों का भी यहीं से विचार करते हैं। तो डॉक्टर पकड़ ही नहीं पाते केस क्या है, क्या कौन सी बीमारी है शरीर में। सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन तबीयत खराब रहती है। इस चीज पे आपको मास्टर करनी पड़ेगी। जब मैंने एक अपने फ्रेंड को मैंने ये बताया था, उसका चंद्रमा जो है 8th हाउस में था, मैंने उससे बोला था कि तुम्हारी आयु कम है। ठीक है, जब तो मैं सीख ही रहा था। उसके बाद अभी 2 साल पहले जो है वो हॉस्पिटल में पहुंच गए। उन्होंने बोला कि डॉक्टर जो है ये ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, देखना कुछ ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो जाए। मैंने प्रश्न कुंडली बना के देखा, मैंने उनसे बोला कि फौरन जो है अपना हॉस्पिटल चेंज करो, यहाँ मृत्यु होने तक के चांस है। ठीक है, तो उन्हें लगा यार ये पागल वागल हो गया है क्या, मृत्यु के कि जरा सा पेट में दर्द हो रहा है। तो खैर, जो वो मेरा दोस्त था उसे थोड़ा विश्वास था, लेकिन उसके भाई को नहीं था। तो मेरे दोस्त ने बोला कि तू हॉस्पिटल चेंज कर, उसने बोला है तो तू हॉस्पिटल चेंज कर। दूसरे हॉस्पिटल में गया, ठीक से जो है ट्रीटमेंट चला, क्योंकि डॉक्टर चेंज करने के भी हम योग बता देते हैं कि भाई डॉक्टर ठीक है या नहीं है तुम्हारा। मैंने कहा ये डॉक्टर नहीं कर पाएगा, तुम्हें डॉक्टर भी बदलना है, हॉस्पिटल भी बदलना है। ठीक है, जब हॉस्पिटल बदला गया तो वहां जाते ही डॉक्टरों ने सर्जरी कर दी। सर्जरी करके जो है, जो वो ये नहीं होता क्या बोलते हैं, किडनी, किडनी में से बहुत सारे स्टोन निकाल। तो वो सर्जरी वगैरह हुई, अगर सर्जरी नहीं होती तो वो वही बेचारा जो है दर्द में मर जाता। ठीक है, तो फिर उन दोनों भैया, वो मेरे घर पे आए, दोनों भाई, और मेरा जो फ्रेंड है वो आए। उन्होंने पता, मतलब जैसे दोस्त होते हैं ना, तो वैसे ही ट्रीट कर रहा था मैं भी और वो भी। तो उसके भाई ने तो मेरी जीभ तक चेक करी कि भाई इसकी काली जो देखो कोई जो जुबान है वो काली तो नहीं है सच में। तो लोग इसमें एस्ट्रोलॉजी के सफर में बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत बुरे बुरे भी होते हैं। तो आप देखो कि जब मैंने प्रश्न कुंडली बना के उन्हें बोला, तो वो मेरे घर आके मेरी जीभ चेक कर रहे हैं कि जुबान काली तो नहीं है भाई इसकी।
इस चीज का मतलब समझे कि वो मेरे जीभ चेक क्यों कर रहे थे? तो सर आपके बोलने से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। काली जुबान का मतलब है कि भाई जो कह देना वो सच हो जाना, ये मुहावरा है। जी। वहां पे ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था, मैंने बोला था निकाल लो, यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो गया, यहाँ से निकालो, यहाँ आयु को खतरा है। तो जैसे ही दूसरे हॉस्पिटल में गए, फटाफट जो है वो क्या बोलते हैं, चेकअप वगैरह हुए और फट से जो है वो तुरंत सर्जरी कर दी। तो एस्ट्रोलॉजी बहुत सुंदर चीज है। दशाओं के बारे में तो बेसिक्स आइडिया मैंने दे दिया है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, ऐप इंस्टॉल कर लो और देखते रहो कैसे कैसे किसके अंदर क्या क्या है, तो थोड़ा प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, दशाएं हो गई। और ये वाला जो चार्ट है दशाओं वाला, जो प्रत्यंतर दशा वाला है, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सर ये दशा वाला था टॉपिक, तो सर एक दिन फिर से किसी की डेट ऑफ बर्थ लेके और फिर कुंडली बना के फिर सर एक बार और देखना बता दीजिएगा। अच्छा चलो ठीक है। जी मैं सर। कुंडली किसकी लूँ, कैसे देखना बताऊँ, अभी क्या नहीं समझे। अभी पहले आपको कुंडली देखनी आनी चाहिए, दशा तो मैंने आपको नॉर्मली ऐसी समझा दी। अच्छा। अभी जब तक आप किसी कोई घटना घटेगी या नहीं घटेगी उसे नहीं देख पा रहे हो, तो दशा पे पहुंचने का कोई मैटर ही नहीं है। हम्म। मैंने तो आपको सिखाने के लिए कि भाई दशा कैसे यूज करते हैं और कब यूज करते हैं, उसके लिए मैंने हल्का सा आपको बताया है। जी। मैंने आपको ये भी बताया कि दशा के साथ में एक गोचर कुंडली होती है, गोचर वो भी लगानी पड़ती है। ये यहां से भी आपको, आप यहाँ 90% एक्यूरेट हो जाओगे, लेकिन 100% एक्यूरेसी के लिए आपको गोचर भी देखना पड़ता है। गोचर का मतलब क्या होता है, गोचर मैंने आपको बता रखा है पहले। सर जो प्रेजेंट प्लानिटरी पोजीशंस होती हैं, हाँ जी, कि मान लो जन्म के समय किसी का मकर राशि में शनि है, जैसे इसे ही मान लो, अभी चलो इसी कुंडली को लेके चलते हैं, इसमें D1 चार्ट पे चलो। गोचर का जो बेस होता है वो D1 चार्ट होता है। यहां पे देखो 8th हाउस में पहुंच जाओ, यहाँ पे शनि देखो, शनि कौन सी राशि में बैठे हैं। सिंह राशि। तो आज के टाइम पे भी सिंह राशि में ही है क्या सूर्य? नहीं। कौन सी राशि में चल रहे हैं? ये तो सर नहीं पता मुझे, लेकिन पक्का और अच्छा तो अंतर तो होगा ही सर। भाई तुम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, ये तो 2.5 साल में राशि बदलते हैं, तो इतना तो रखो ना कि भाई अभी कौन से में गोचर कर रही है। पंचांग देखना क्यों जरूरी है? इसीलिए तो जरूरी है। ये मीन राशि में, यानी कि यहाँ पे गोचर कर रहे हैं शनि देव जी, यहाँ पे अभी मीन राशि में प्रवेश हुआ है इनका। ठीक है, तो आप जी ये सर, देखो, हाँ बहुत हाईलाइट भी हुआ। तो आप ये देखो कि जब इन व्यक्ति का जन्म हुआ था तो ये अष्टम स्थान में थे, बेस है इनकी मकर लगन की कुंडली, इनके लिए मकर लगन फिक्स है। तो इनकी कुंडली को बेस बना के जो है देखे तो इनके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं शनि। लेकिन अगर किसी की कुंडली जो है कन्या लगन की है, कन्या लगन के लिए 12 नंबर मीन राशि जो है 7th हाउस में बैठेगी, तो शनि यहां पे रहेंगे। जिसकी कन्या लगन की कुंडली है उसके लिए शनि यहां पे आए हुए हैं, उसका जो इफेक्ट पड़ रहा है उसकी मैरिड लाइफ पे पड़ रहा है, पार्टनरशिप पे
पड़ रहा है, जो लोग मिल रहे हैं वो। और यहाँ पे जो है इसका जो ट्रैवलिंग को लेके जो है छोटे भाई बहन से जो है इसकी बिगड़ी पड़ी होगी या बात नहीं करता होगा ट्रैवलिंग को लेके, और प्लस जो है इसे मेहनत मुशक्कत ज्यादा करनी पड़ रही होगी। इसका जो रिजल्ट है वो बहुत लेट आ रहा होगा या फिर आ ही नहीं रहा होगा। तो ऐसे जो है गोचर का मिलाना पड़ता है। जी सर। तो ये होता है गोचर। चंद्रमा को सबसे बाद में कंसीडर करते हैं गोचर में, क्योंकि चंद्रमा जो है रुकते ही जो 1.25 दिन, ढाई दिन एक राशि में। फास्ट मूविंग प्लैनेट है ना ये। जी सर। तीव्र गति वाले हैं, इसे सब गोचर में सबसे बाद में कंसीडर करते हैं। प्रश्न कुंडली में सबसे पहले करते हैं। जी सर। गोचर के अकॉर्डिंग ही जो है क्या देखते हैं, ढैया, साढ़े साथी। सब प्रश्न कुंडली भैया, ये साढ़े साथी वाला टॉपिक ना आप थोड़ा डिटेल से करवाना। नहीं, मैं केवल अभी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ठीक है। देखो ये यहाँ पे शनि बैठे हुए हैं, जहां पे भी शनि बैठे हो वहीं से किसी की कोई ना कोई राशि तो होगी। जैसे मेरी कुंभ राशि है, चलो मैं अपना ले लेता हूं, मेरी कुंभ राशि है, ठीक है। किसी की वृश्चिक राशि है आप में से? मकर है नहीं है किसी सर। की? सर मेरी सिंह राशि। सिंह राशि से तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। अभी देखो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे है शनिदेव, मीन है सर। मीन है। तो शनि की प्लेसमेंट देखते हैं, जिस घर में है वो घर कंसीडर करते हैं, जिस घर से आगे है उसको कंसीडर करते हैं, जिस घर से पीछे है उसको कंसीडर करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, ये मीन राशि में है तो एक तो ढैया, यहाँ की ढैया मतलब 2.5 साल एक राशि में रहेंगे, और एक राशि अगली वाली 2.5 साल एक ढैया इस पे चल रही है और एक राशि पीछे ढैया एक इस पे चल रही है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये 7.5 साल मतलब साढ़े साती इसकी शुरू हो गई है। जैसे ही इस धनु राशि में आए हैं शनिदेव, 7.5 इसकी शुरू होगी, क्योंकि 7.5 साल जो है इस मकर राशि पे इफेक्ट डालेंगे वो, ठीक है। आई बात समझ में? नहीं सर, शनि आपने बोला है मीन राशि में शनि गोचर कर रहे हैं इस टाइम पे, तो सर फिर मतलब कि आपने बोला शनि जहां बैठे हैं वहां से कंसीडर कर। अभी तो मैंने इसके लिए बता रहा हूं ना कि भाई ढैया। हेलो हाँ जी, हाँ जी, चलो यहां से ले लेते हैं, यहां से समझ लो सर, कोई। एक बार रिपीट कर दें। अच्छा चलो इसको एग्जांपल ले लो। शनि की डिग्री अभी कितनी चल रही है? 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या है? कुंभ राशि से हाँ जी निकल सर। के यहां एंट्री मारी है, अभी मीन में एंट्री मारी है इन्होंने, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ जी, हाँ जी सर। तो मैंने बताया कि शनि देव का जो है एक राशि पहले एक राशि पीछे, और जिस राशि में है यहाँ 3 राशियों पे, यानी कि एक घर आगे एक घर पीछे, और जिस घर में है वहां इफेक्ट पड़ता है 7.5 का, ठीक है। तो शनि अभी मीन राशि में आए हैं, तो मेष राशि पे 7.5 शुरू हो गई है, शुरू हो गई है यहाँ 2.5 साल। हाँ जी सर। तो ये पहली ढैया है, ठीक है। और 2.5 साल इस पे भी इफेक्ट रहा है, पिछला भी रहेगा भी 2.5 साल, क्योंकि ये पिछली राशि पे भी तो इफेक्ट डालते हैं ना, और अगली पे भी, और इस पे भी रहेगा। तो जब मीन से निकल के मान लो एग्जांपल के लिए वो मेष में आएंगे 2.5 साल बाद, तो तुरंत में वृषभ राशि पे ढैया शुरू हो जाएगी, नहीं हो जाएगी?
हाँ जी सर। और फिर जब वो यहाँ पे आएंगे, क्या बोलते हैं, वृषभ राशि में शनिदेव आएंगे, तो इस पे मिथुन राशि पे ढैया शुरू हो जाएगी। तो आपने देखा कि यहाँ पे आने के मिथुन बाद पे में भी स्टार्ट हो जाएगी। एक राशि पीछे भी तो इफेक्ट है। तो ढाई 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 तीन, जब देखो यहाँ पे शनि है, मीन में है, तो 2.5 साल पिटी ये वाली राशि मेष राशि। ठीक ठीक है ना। और जब मेष में शनि आ गए तब 2.5 साल पिटी। जब यहां जाएंगे 1 साल 2.5 साल के लिए, तब ये पिछले वाली राशि पिटी। टोटल 7.5 साल पिटती है एक राशि। नहीं आई बात समझ में? सर आगे एक राशि पीछे होता है, एक राशि आगे होता है, और जहाँ प्रेजेंट होते हैं वहां पे 2.5 साल होते हैं। तो हाँ। 2.5 5 और 7, मतलब कि 2.5 आगे वाले 7.5 तभी 7.5 ही बनती है, और उसी को ढैया बोलते हैं। 2.5 साल को ही ढैया बोलते हैं। हाँ जी। तो मेरा कहने का मतलब है, देखो और एग्जांपल के लिए समझो। देखो मान लो शनि की जो है अभी एंट्री यहाँ मीन राशि में है शनि, ठीक है, 0 डिग्री पे। तो जैसे ही यहाँ हाँ जी एंट्री, सर। अभी इसी को बेस ले लो, जैसे ही यहाँ एंट्री मारी, तो इसका जो ढैया जो है 7.5 जो है वो 3 पार्ट्स में है। ढाई 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 को मिला के 7.5 बैठ गए, ठीक है। तो जैसे ही इस मीन राशि में एंट्री हाँ जी मारी, सर। तो 2.5 साल के लिए तो यहाँ पे रहेंगे ना। 2.5 साल तो वह रहते ही रहते हैं एक राशि में, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। तो और 7.5 जो है एक घर आगे और एक घर पीछे वाली जो राशि होती है, उसी को भी, उसको भी इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मीन राशि में आए, तो मेष राशि पे ढैया शुरू होगी, 2.5 साल ढैया, ठीक है। और यहाँ पे अंतिम चरण चल रहा है। अंतिम चरण क्यों चल रहा है? कभी जब मकर में रहे होंगे, जब मकर में रहे होंगे तो अगली राशि को इफेक्ट करा होगा। फिर मकर, इसमें कुंभ में आए हैं, 2.5 साल यहाँ रहे, अब मीन में आए हैं, तो 2.5 साल और अभी ये कुंभ वाली की जो 7.5 है वो रह रही है। तो अभी आप इसे कंसीडर करो। तो जैसे ही मीन में आए, 2.5 साल के लिए इस पे ढैया लग गई, ठीक है। और जब 2.5 साल बाद जो है मीन से निकल के मेष में आएंगे, तो 2.5 साल ये राशि पिटेगी नहीं पिटेगी, तो भी इस पे इफेक्ट रहेगा। चलो हमने मान लिया कि 2.5 साल बाद शनि आ गए। अब अगली हाँ वाली जी पे हाँ भी जी। 2.5 साल और इस वाली पे भी ढैया चल रही है। तो उसके बाद जो है 2.5 साल ये वाले कंसिडर हो गए। उसके बाद वृषभ में शनिदेव पहुंचेंगे, तो आप देखो अगली वाली राशि 2.5 साल की ढैया चलेगी और पिछली वाली पे भी ढैया चलेगी। तो ये ढैया, ये ढैया, ये ढैया, 3 ढैया होगी। 3 ढैया का मतलब 7.5 साल होगी, तो इसीलिए 7.5 ही बोलते हैं। मेरी कुंभ राशि है, तो अभी मेरी ढैया बची हुई है एक 7.5 में से, जो है 7.5 मेरी अभी चल रही है, अभी 2.5 साल बाकी है उसमें से। यानी कि कुल 5 साल जो है मैंने अभी 7.5 के काट लिए हैं, अभी 2.5 साल और बाकी है, ठीक है। और एक और मजे की बात सुन लो, कोई बताएगा भी नहीं। कुंभ राशि जो है शनि की मूल त्रिकोण राशि है, तो उस पे इतना अधिक इसका जो है नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता है कुंभ राशि पे। आई हाँ जी सर। आई बात समझ में? जी सर। क्योंकि इसका खुद का घर है मूल अगर शनि त्रिकोण अपने राशि। हाँ जी। अगर तुला राशि में रहे अपने उच्च राशि में, तुला राशि में क्या रहे? नहीं अगर शनि मान लो वो उच्च का रहता है तुला राशि में, तब भी सेम इफेक्ट डालेगा। सेम इफेक्ट नहीं डालेगा, यहां उच्च वाला नियम नहीं है। ये इसका अपना घर नहीं है, यहाँ पे पावर किसी और फील्ड में मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुला राशि में है तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी या बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। 7.5 जो है कर्मों के फल के लिए चलती है। 7.5 साल जो है उसकी, जो है जैसे
स्वर्ण को तपाया जाता है नहीं, ऐसे ही इसकी परीक्षा चलती है शनिदेव की 7.5 में। और मात्र केवल कुंभ राशि ऐसी है जिसे थोड़ी सी रियायत मिली हुई है, थोड़ी सी बख्शीश मिली हुई है, क्योंकि ये इसकी मूल त्रिकोण राशि है, इसमें इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। बाकी चाहे यहाँ पे उच्च का बेशक है, लेकिन बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है यहाँ पे। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है मंगल की राशियों पे और सूर्य की राशि पे, चंद्रमा की राशि पे सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है। इंसान के कर्म खराब हो, बेशक चाहे वो कुंभ राशि का हो, लेकिन बचता वो भी नहीं है, क्योंकि भाई ये कर्म फलदाता है, ये पिछले जन्म तक के कर्म खींच के लेके आते हैं, भोगना तो पड़ता ही है। कर्म फलदाता क्यों बने ये, उसके बारे में आप कहोगे तो मैं बता दूंगा, नहीं तो यूट्यूब पे अपना फ्री टाइम निकाल के एक बार वीडियो को देख लेना। इन्होंने कर्मों को प्रधानता दी थी, अपने पिता को नहीं दी थी कि भाई मेरे पिता है तो मैं इन्हें छोड़ दूं या इन्हें गलत काम करने दूं। मंगल देव है, शक्ति के प्रतीक हैं, कि भाई चलो शक्ति के प्रतीक है तो ये मैं इनसे डर जाऊं तो मैं इनका सामना नहीं करूं। भाई इन्हें डिपार्टमेंट दे दिया, भाई कर्मों के अकॉर्डिंग आपको फल देना है। देते तो वैसे सारे ही ग्रह जो है कर्मों के अकॉर्डिंग है, लेकिन इन जो ये बने न्यायाधीश, जो बने शनि बने कि भाई डिपार्टमेंट तुम्हारा है, अब वो जो है कभी ना कभी तो देंगे। तो वो जो टाइम पीरियड है वो महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, और प्लस जो है इनकी ढैया है 7.5। 7.5 मान लो या ढैया मान लो, बात एक ही। इसका ये भी बताया गया है, जो ढैया है, मान लो ये शरीर है हमारा, ठीक है, शरीर के 3 हिस्से कर दो, जो 2.5 साल जो है वो शरीर के सबसे टॉप वाले हिस्से पे इफेक्ट पड़ेगा, मति भ्रम, गलत काम होना, गलत सोच होना, ठीक है। और अगले 2.5 साल जो है, जो बीच वाला जो पार्ट होता है, छाती पेट वगैरह, रोग होना, हृदयघात होना, ठीक है, कोई दुख पहुंचना, वो सब चीजें, पेट खराब होना, भोजन न मिलना, भूखे प्यासे रहना। और थर्ड में जो है पैरों में बहुत ज्यादा ट्रैवल करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना, पैरों में चोट लगना, घाव होना, यात्राएं करना, वो भी विफल होना। फिर इसमें भी लास्ट वाली जो इस ढैया होती है, इसमें भी बिल्कुल एंड में जाके जो है फिर जो है ये अच्छा रिजल्ट देके जाती है। अगर गलती से ये बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है। अगर मान लो ढैया का आप विचार कर रहे हैं, किसी की कुंडली में आप जो है शनि को अस्त पाते हैं, तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये जो है आप ये देखो अस्त हैं, तो अस्त हैं तो आप ये देखो, पहली बात तो ये अपनी शुभता को खो देंगे, चाहे ये तुला राशि में ही क्यों ना बैठे हैं। मैंने नियम समझाया था ना कि कोई ग्रह अस्त हो तो वो शुभ फलों का त्याग कर देता है, तो वो अशुभ फल देने शुरू कर देंगे। और टाइम पीरियड अगर गलती से दशा आ गई 19 साल की, तो व्यक्ति घुटने पे आ जाता है, खून के आंसू रोना शुरू कर देता है, क्योंकि ये रिजल्ट ही नहीं दे पाते, ये शुभ फल देंगे ही नहीं उसको, क्योंकि अस्त पड़े ही। तो इससे लोग इसलिए डरते हैं। मंगल का क्या है, चलो कोई बात नहीं, 7 साल है झिल जाएंगे। सूर्य का क्या है, 6 साल है झिल जाएंगे। लेकिन जब इतना लंबा टाइम पीरियड है, 19 साल, और उसके बाद में फिर इसका डर, 7.5 का डर, तो इसलिए जो है। और दूसरी बात भाई, कर्म फलदाता है, तो इनकी तो ट्रिपल लेयर बड़ी तकड़ी पड़ रही है ना, तो इसलिए भय जो है होना जायज है।
ठीक है जी, कोई डाउट हो दशा के बारे में एक आध वीडियो देख लेना, नहीं तो कल डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। ठीक है जी। जी सर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहां शनि बैठे हैं या गोचर कर रहे हैं भाई, जो ये है ना साढ़े साथी जहां बैठे हैं, जहां मतलब जहां गोचर कर रहे हैं उससे एक राशि पीछे, उससे एक राशि पहले, और जहां बैठे हैं उस राशि में ढैया का प्रभाव रहेगा। अगले वाली राशि पे 2.5 साल जिसमें है उस पे जो है ढैया, उससे पिछली वाली पे 2.5 साल। जैसे अगली राशि पे खिसकेंगे तो पिछली वाली को छोड़ देंगे, और उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी नई प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग है कि भाई शनि अभी कहां पे गोचर कर रहे हैं। अभी मीन में है तो आप ये लगा लो कि अभी जो है मीन में पहुंचे ही हैं। भाई मीन से पहले वो कुंभ में थे नहीं थे? तो कुंभ से भी पहले वो जी मकर में होंगे। तो जब वो मकर में थे तो ढैया कुंभ पे स्टार्ट हो गई थी, तो वो 2.5 साल झेला। तो मकर में से निकल के कुंभ में आए तो 2.5 साल झेला। अब कुंभ में से निकल के मीन में आए हैं तो पिछली वाली राशि पे भी ढैया चलेगी, तो अभी 2.5 साल और मुझे जो है इनकी साढ़े साथी झेलनी है, भोगनी है। उसके बाद जब ये मेष में पहुंच जाएंगे तो मैं इनकी साढ़े साथी से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाऊंगा। और मजे की बात देखो, मेरी तो महादशा भी तो शनि की चल रही है, देख रहे हो आप? तो अगर कर्म खराब है तो ये व्यक्ति को घुटने पे लेके आते हैं, लेकिन सब महादशा शनि की चल रही है, कैसे पता चला? मेरी कुंडली से, हाँ जी। मेरी कुंडली से मैंने आपको क्या बताया था, अच्छा, आपकी ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि मेरा जो जन्म हुआ है वो राहु के उसमें हुआ है, राहु की महादशा में हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। सर, ये 19 साल का जो टाइम पीरियड बताए हैं तो वो तो महादशा में आ गया। ये जो साढ़े साथी है ये किस में आएगा फिर? जो साढ़े साथी है वो क्या है, साढ़े साथी जो होती है वो गोचर के अकॉर्डिंग लगती है। जी, ये इसको दशा नहीं बोलेंगे? नहीं, इसे दशा नहीं बोले। दशा तो जी जो सर। अभी मैंने सिखाई थी ना थोड़ी देर पहले, वो है। जैसे यहाँ पे देखो, हाँ हाँ हाँ। राहु के टाइम पीरियड में मेरा जन्म हुआ था, लगभग 5 साढ़े 5 साल का टाइम जो है बचा हुआ था राहु का, तो वो झेला। गुरु की दशा झेली, उसके बाद जो है शनि की महादशा चल रही है मेरी, थोड़ी सी और बची हुई है, मतलब 1.5 1 साल की, और 2.5 साल की ढैया, तो मतलब टोटल ये 2.5 साल और है मेरे। उसके बाद जो है मैं जो शनि की महादशा है और जो ढैया है उससे मुक्त हो जाऊं। प्रॉब्लम मुझे अभी भी कुछ नहीं है, माँ भगवती की कृपा से, शनिदेव की कृपा से सब मस्त चल रहा है। बहुत कुछ सिखाया भी है इन्होंने, बहुत कुछ दिया भी है। मतलब इतना जो मैंने कभी, गुरु ज्ञान के कारक है, कभी इनमें इतना ज्ञान नहीं मिला, कभी इतना सीखने को नहीं मिला। मैंने क्या बोला, स्वर्ण के समान जो है आपको तपा के कुंदन बनाते हैं, मुझे क्या सब कोई। तो इसीलिए जो है ये इतने इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर से मेहनत जो है 2 से 3 गुनी या 4 गुनी हो जाती है आपकी। विफलताओं के चांस 90% होते हैं। फिर से वही नियम होता है, कुंभ राशि है तो ज्यादा पीड़ा नहीं हुई, क्योंकि कुंभ इनकी मूल त्रिकोण राशि है। ठीक है सर। और सुन लो, अभी इसका जो है दशा का टाइम, दशा का टॉपिक चल ही रहा है, कभी मैं भूल जाऊं। जब कभी शनि के अंदर शुक्र की अंतरदशा आ जाए, या शुक्र की महादशा के अंदर शनि की अंतरदशा आए, दैट विल बी गोल्डन पीरियड। वो एक योग, कुंडली में योग कुछ हो या ना हो, लेकिन ये टाइम जो है, ये जो टाइम आएगा ना, ये गोल्डन पीरियड होगा। ये टाइम वो होता है कि मिट्टी में भी हाथ डालेगा तो सोना निकाल के लेके आएगा। ठीक है? उसका रीजन ये है
कि ये दोनों जो है अति मित्र हैं, अति मित्र होने के कारण एक दूसरे का फल जो है ये देते ही देते हैं। जैसे जय वीरों की जोड़ी होती है ना, जय वीरों की, तो ये ऐसी ही है। लेकिन इसकी एक शर्त है, इनमें से एक कुंडली में खराब होना चाहिए जरूर, या तो दोनों खराब हो या एक खराब हो। ठीक है जी, क्योंकि अगर क्या सर, दोनों फिर से बोल दीजिए सर। इनमें से, इसकी शर्त यह है, इनमें से कुंडली में एक खराब स्थिति में होना चाहिए। या तो शनि खराब स्थिति में हो या शुक्र खराब हो। अगर दोनों पावर में होंगे, दोनों उच्च के हों, दोनों स्वराशि के हों, तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो है एक अति मित्र हैं, अति मित्र जो है एक दूसरे का जो है रिजल्ट देते हैं। ठीक है सर। इनकी इतनी गहरी मित्रता है। शुक्र जो है, शुक्र जो है काणे हैं, मतलब एक आंख नहीं है इनके। ठीक है, एक आंख नहीं है, तो शनिदेव जी जी इनके अति मित्र हैं। एक सभा में बैठे थे, तो ये शनिदेव क्या करते, अपनी एक आंख निकाल के इन्हें दे देते, तो ये दोनों आंख लगा के देखते थे फिर, कि देखो दोनों आंखों से कैसा दिखता है। और ये अति मित्र हैं तो धोखाधड़ी नहीं करते थे, फिर वापस दे देते, फिर लगा लेते, फिर दे देते, तो ये ऐसे करते हैं। इनकी आंख क्यों फूटी थी पता है किसी को? नहीं सर। हाँ क्योंकि बताए थे आपने, वो राजा बलि। हाँ हाँ हाँ, मैंने बताया, मुझे याद भी नहीं है मैंने बताया, लेकिन इन्होंने बता दिया पटेल जी। राजा बलि जो है अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तीनों लोगों का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो राजा बलि के जो है गुरु थे शुक्राचार्य जी, तो ये कमंडल में आ गए थे। ठीक है, तो शुक्राचार्य ने बोला था कि भी तू उठ के मत जा, क्योंकि मैं ब्राह्मण को अपने यहां से लेके मतलब वापस नहीं जाने दे सकता खाली हाथ। तो इसके कमंडल में प्रवेश कर गए थे, तो बार बार मना कर रहे थे शुक्राचार्य। तो फिर पता नहीं क्या कारण हुआ, उन्होंने एक तिनका लिया और तिनके से जो है इसके कमंडल के छेद में जो है वो डालने लगे। क्या कारण था, तो इनकी कमंडल में जो शुक्राचार्य थे, इनकी आंख में जो है ये तिनका घुस गया, इनकी आंख फूट गई। शुक्राचार्य की जो माँ थी, उनका भी जो वध था वो भगवान विष्णु ने करा था। इनकी भी आंख इन्होंने ही फोड़ी थी, क्योंकि वामन जो अवतार था भगवान विष्णु का ही था। इसलिए ये गुरु ग्रह के जो है इतने कट्टर शत्रु हैं। गुरु ग्रह किसको रिप्रेजेंट करते हैं? देवताओं की साइड को। ठीक है, तो ये जो है इसलिए जो है एक आंख से काणे हो गए थे। शनि जी जो है, शनिदेव जी जो है लंगड़े हैं, एक पैर से वो लंगड़े हैं। वो इसलिए हो गए थे कि जब भगवान गणेश पे इन्होंने वक्र दृष्टि डाली थी, भगवान शिव के कारण, तो जब उनका जो गर्दन कटी थी वो भी इन्हीं के दृष्टि के कारण, वक्र दृष्टि के कारण कटी थी। तो फिर माँ भगवती ने, माँ ये जो माँ गोरा है, जो माँ पार्वती है, उन्होंने इनकी पैर में जो है त्रिशूल मार दिया था सजा देने के लिए। जो ब्रह्मदेव हैं, जब इनका अहंकार वाला पांचवा शीश था जो पहला, क्योंकि ये पंचानन थे पहले, मतलब इनके 5 शीश थे, तो भगवान शिव ने पता नहीं रुद्र अवतार में या भैरव अवतार में जो है आके जो है ये काट दिया था इनका जो सिर है। इससे पहले जो है इन्होंने, शनि देव ने जो है अपनी जो है दृष्टि इस पे डाली थी, इनके शीश पे, कि ये अहंकार वाला सिर है, ये कट जाएगा। तो इसीलिए जो है ब्रह्मा इनको जो है प्रेम नहीं करते हैं, ये शिव के प्रिय हैं शनि जो है। तो शनिदेव की दृष्टि के कारण जो है इनका गणेश जी का सिर कटा, ब्रह्मा का कटा, दक्ष का कटा, रावण मरा, और पता नहीं कि कौन कौन जाते रहे। ठीक है जी, तो जब इतने बड़े बड़े ये जी सर। शनि की दृष्टि के कारण काल का ग्रास बन गए, या इनके सिर कटे, या सजा मिली, तो भाई देखो आम पब्लिक की तो औकात क्या।
ठीक है जी। तो ये गोल्डन जी पीरियड सर। होता है जो शनि के अंदर शुक्र जी की सर। अंतर्दशा आ जाए या शुक्र की महादशा के अंदर शनि की अंतर्दशा आ जाए। लेकिन इसकी शर्त यही है, इनमें से कोई भी एक, शुक्र या शनि, एक कमजोर होना जरूरी है कुंडली में, तभी जो है इनका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है जी। जी सर। चलिए आज के लिए इतना ही। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे। जय माता।